हेलो गाइस, वेलकम टू द कोर्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। तो इससे पहले ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ हम सिस्टम थ्योरी को भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमने जो ऑप्टिमाइजेशन के एल्गोरिदम्स हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई करने हैं, स्पेशली कंट्रोल सिस्टम्स पे। तो उसके लिए जो है वो सब बेसिक थोड़े से हम पहले रिवाइज कर लेंगे। मैट्रिसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होते हैं। आपको पता है, आपने लीनियर सिस्टम थ्योरी में उसकी आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करना, ये सारी चीज़ें आपने की हुई हैं, तो उसका एक रिफ्रेशर है इसमें। ठीक है, अब ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन होता है आउटपुट ओवर इनपुट इन दी एस डोमेन। एस डोमेन क्या होती है? लैप्लास डोमेन। आमतौर पे कोई सिस्टम होता है ना, उसको उसकी मॉडलिंग हम कैसे करते हैं? सिस्टम की मॉडलिंग हम करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन से करते हैं ना, जिसमें आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, उसमें पहले होमोजीनियस सोल्यूशन, फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन, फिर उनको दोनों को ऐड करना होता है, तो इट्स अ हेक्टिक टास्क। तो उसके लिए आसान तरीका क्या था? उसका लैप्लास ले लें आप। लैप्लास लेके उसको एस डोमेन में ले जाएं, सिंपल इक्वेशन बन जाएंगे अलजेब्राइक, उसको पार्शियल फ्रैक्शन करके सॉल्व करें और फिर इनवर्स लैप्लास लेके वापस टाइम डोमेन में आ जाएं। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है कि एस डोमेन के अंदर आउटपुट ओवर इनपुट। ठीक है, अब उसमें मैट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है जी? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स विच मे बी रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फंक्शंस और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑलवेज m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप इसमें देखें, जैसे ये मैट्रिक्स आपका कितना है? 2/4 का मैट्रिक्स है ना। इसमें दो रोज हैं आपकी और चार इसके अंदर क्या हैं? कॉलम्स हैं। ठीक है, तो दिस इज अ 2/4 मैट्रिक्स। अच्छा जी, और इसके बाद मैट्रिक्स में एनी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड एज ए आई जे, वेयर आई इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द रो एंड जे इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द कॉलम। दस फॉर मैट्रिक्स ए अबव A11 क्या होगा इसमें? देखिए, जैसे A11 क्या होगा? 4। ठीक है, और A13 क्या होगा? -2। A22 क्या होगा? 1 एंड सो ऑन। Note that matrix does not have a value but its determinant has a value। मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती, लेकिन इसका जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू होती है। अच्छा जी, मैट्रिक्स विद द नंबर ऑफ कॉलम्स एज 1, दैट इज m×1, यानी एक उसकी एक कॉलम है ना, तो ये कॉलम वेक्टर भी कहते हैं इसको हम। इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, वाइल अ मैट्रिक्स विद द नंबर ऑफ रोज एज 1 इज रो मैट्रिक्स, या रो वेक्टर भी इसको हम बोल रहे होते हैं। इट इज सीन दैट द वेक्टर मैट्रिसेस x डॉट एक्स वाई आर कॉलम मैट्रिसेस। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आते हैं स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें इक्वल होती हैं रोज और कॉलम्स, इक्वल होंगे, उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा कि जिसके ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये नॉन ज़ीरो हों और बाकी सारे ज़ीरो होंगे। देखें, हाँ, विद ऑल ए आई जी इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जी। यानी जैसे 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 1 2 है। सही है, ये आपको ये चीज़ें पढ़नी आनी चाहिए मैथमेटिकली के। इट इज़ अ स्केयर मैट्रिक्स विद ऑल ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। सही है, अच्छा जी, ओनली द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट विच आर नॉन ज़ीरो वाइल ऑल अदर एलिमेंट्स आर ज़ीरो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस। सही है, ये आपका क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे सारे 1 हो, यानी सारे नंबर क्या हो? 1 हो, उसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स विद ऑल द मेन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू यूनिटी। इट इज डिनोटेड एज 1 एंड इट इज also called identity matrix, the unit matrix of order 3/3। जैसे अब ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इसमें सारे क्या है? 1 1 1। अब ये आपका यूनिट मैट्रिक्स है। सही है, अब ये 3/3 क्या है? 2/2 का क्या होगा? 1 0 0 1। इसी तरह 4/4 का क्या होगा? 5/5 का क्या होगा? तो ये यानी जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 है। सही है, अच्छा जी, नल मैट्रिक्स क्या होता है कि दिस इज अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स एज जीरो। इसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। इट नीड नॉट बी अ स्केयर मैट्रिक्स, जरूरी नहीं कि ये स्केयर हो, ये बस जीरो होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? इफ द रोज ऑफ कॉलम्स, if the rows of columns of m cross n order matrix are interchanged with the resulting n cross m order matrix is called the transpose। ये देखें, 2/3 का ट्रांसपोज क्या होगा? 3/2। यानी इसकी जो रोज को क्या बना दें आप? कॉलम बना दें। जैसे अब देखें, 0 1 2 ये रो है ना, इसको कॉलम बना दें। 0 1 2 2 5 4 रो है, इसको कॉलम बना दें। 2 5 4, ये देखें, तो ये 2/3 है, तो ये क्या? 3/2। ए ट्रांसपोज ए की पावर टी इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज, रोज को कॉलम बना दें।
अच्छा, प्रॉपर्टीज देखें क्या होती है जी, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए बी अगर प्रोडक्ट हो रहा है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, ठीक है। बी ट्रांसपोज देंगे, पहले आ गया ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का ख्याल रखना है, इससे रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, इफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अच्छा एक मैट्रिक्स है आपने उसका ट्रांसपोज लिया वो वही निकला है, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। इफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इट्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अच्छा जी, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, कॉन्जुगेट यानी अगर इसमें आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाए, यानी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इसमें तो आयोटा वाले पार्ट में नेगेटिव आ जाए, ठीक। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, द कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इन व्हिच ईच एलिमेंट इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, यानी इट इज डिनोटेड एज ए स्टैटिक। तो अब इसमें देखें 1 + 2j 1 + j 2 - j 3 + 2j, अब इसमें जो j वाले ना उसमें साइन चेंज कर दें, तो देखें 1 - 2j 1 - j 2 + 4j और 3 - 2j, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, आपका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बन गया, सही है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अच्छा, नेक्स्ट आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट कैसे हम निकालते हैं, इनको ज़रब दे दें, उस माइनस कर दें, फिर इनको ज़रब दे दें, ठीक है। 1 × 2 - 4 × 0.5, तो ये आपका 0 ही आ गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट अगर 0 हो तो वो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। अच्छा जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हु डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो इज कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर। अच्छा, इसमें ये मस्ट है कि ये स्क्वायर हों, स्क्वायर मैट्रिक्स हों, ये ज़रूरी है, तभी तो उसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, अदरवाइज निकलेगा ही नहीं। तो a इज इक्वल टू 4 2 5 6, इसका डिटर्मिनेंट कर लें तो ये आपका आ जाएगा 6 × 4 - 2 × 5, तो ये 14 आ गया, ये नॉन जीरो है। अच्छा, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है जी, a square matrix which is equal to its negative transpose is called a skew symmetric, यानी उसका जो ट्रांसपोज करें तो वही आए लेकिन नेगेटिव के साथ आ जाए, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो वो तो सिमेट्रिक था, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहते हैं उसको, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज में देखते हैं, लेट अस स्टडी द इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड देयर मीनिंग्स रिलेटेड टू द मैट्रिक्स। ये आगे चीज़ें यूज़ होनी है ना, तो इसलिए थोड़ी सी रिफ्रेशर है उनका। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर क्या होता है, कंसिडर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड एलिमेंट ए आई जे if now ith row and jth column are deleted, then the remaining n by n minus 1 rows and columns form a determinant. The value of the determinant is called the minor। देखिए माइनर क्या होता है जी, जैसे अब आपने a21 निकालना है, दूसरी रो पहला कॉलम ये वाला, ये a2 दूसरी रो और पहला कॉलम ये 1 बन रहा है ना, तो इसमें आप देखें इसको डिलीट कर दें, ये वाली रो को और ये वाले कॉलम को डिलीट कर दें, तो क्या बच गया, 3 4 2 5। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लें, 3 × 5 - 4 × 2, देखें 3 × 5 - 4 × 2 7, ये माइनर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, माइनर। और अगर इसके साथ हम -1 की पावर i + j कर दें, यानी -1 की पावर 2 + 1, वो भी ज़रब दे दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, माइनर होता है वो क्या बनता है, कोफैक्टर, वो आपका कोफैक्टर बन जाएगा, सही है। अभी हम देखते हैं कोफैक्टर, ये आ गया नीचे। द माइनर इज a21 इज 7, कोफैक्टर क्या होता है, इफ mij इज द माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij, देन कोफैक्टर इज डिफाइंड एज कोफैक्टर cij इज -1 की पावर i + j into mij। Thus, for a matrix A considered above, the cofactor of A21 is C21 is equal to -1 की पावर 2 + 1 into M21, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -1 की पावर 3 इंटू 7 -7, सही है, ये क्या आ गया, -7, C21 इज -7। अच्छा जी, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट, व्हाट इज एडजॉइंट, द एडजॉइंट मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ठीक है। द कोफैक्टर मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स बाय द रिस्पेक्टिव कोफैक्टर। तो इसमें एडजॉइंट इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। देखें कोफैक्टर बना लिया आपने, कोफैक्टर सारे बना के उसका एक मैट्रिक्स बनाया और उसका ट्रांसपोज ले लें, क्या ले लें, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या था कि रोज को कॉलम बना देना है, सिंपल, तो उससे क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट। ये पूरा बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई हैं सारी आपने,
ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन एक करते हैं जी, फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 0 3 2 4 1 3 2 2। अब हम सबके जो है वो निकालते हैं कोफैक्टर्स। एडजॉइंट का मतलब क्या है कि कोफैक्टरों के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे। पहले इसका कोफैक्टर निकालें 1 का जनाब, इसकी रो डिलीट करें और कॉलम क्या बच गया 4 1 2 2। 4 × 2 कितना हो गया 8 -2 6। ये देखें 6 आ गया। अच्छा नेक्स्ट 1 2 1 2 यानी 1 2 ये वाली, तो आ जाएगा 2 1 3 2। 2 1 3 2 इसका जो है वो आप निकालें कोफैक्टर, ये आपका आ गया। इसी तरह C13 C21 C22 C23 ये सारे आपने कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, अब इनका आप बनाएं एक इनका जो है वो मैट्रिक्स बनाएं और उसका ट्रांसपोज लें, तो उससे जो है आपका एडजॉइंट निकल आएगा। करें जी, तो इस तरह से हमने कोफैक्टर सारे निकाल लिए C31 32 C33। अब इनका हमने मैट्रिक्स बनाया कोफैक्टर मैट्रिक्स, और फिर इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो क्या बन गया एडजॉइंट। ठीक है, ये एडजॉइंट आके यूज़ होता है कहाँ, यूज़ होता है इन्वर्स के अंदर। इन्वर्स मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है। अच्छा जी, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का रैंक क्या चीज़ होती है जी। अच्छा, टू फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स टू सर्च फॉर अ हाईएस्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स विच इज़ हैविंग अ नॉन जीरो वैल्यू। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक 3 by 3 का मैट्रिक्स है, आप उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर वो नॉन ज़ीरो आता है तो उसका रैंक 3 है। अगर वो ज़ीरो आ जाता है तो उसका रैंक 3 नहीं है। आपने इसका मतलब है कि ये ऐसे इन्फ्लेटेड मैट्रिक्स है, ये 3 by 3 का है नहीं, बनता है लेकिन ये है कोई नहीं 3 by 3 का। सही है। तो विच इज़ हैविंग अ नॉन जीरो वैल्यू, दस इफ r by r determinant has a non-zero value in a given matrix then the rank of a matrix is r and determinant having the order r+1 more than that has a zero value। अब जैसे ये मैट्रिक्स है ना आपका A 1 2 3 2 4 1 1 1 1, ठीक है, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो वो -5 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसमें इसका मतलब है कि इसका रैंक क्या है 3। ठीक है, यानी इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट लें 1 2 3 2 4 1 1 1, डिटर्मिनेंट वही ये जो है इसका जैसे हमने लास्ट टाइम किया डिटर्मिनेंट, तो ये -5 आता है। ठीक है, चलें इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें ज़रा जी। तो इसका भी हमने देखा डिटर्मिनेंट हमने कैसे निकाला, हम जो है वो इसका निकाल सकते हैं किसी भी रो या कॉलम के विद रिस्पेक्ट। अगर हम इसके थ्रू निकालें, पहली रो के थ्रू निकालें, तो 1 इंटू -1 की पावर 1 + 1 4 1 1 1। ठीक है, इसी तरीके से +2 इंटू -1 की पावर 1 + 2 2 1 1 1। इसी तरह +3 इंटू -1 की पावर 1 + 3 और 2 4 1 1। ठीक है, को फैक्टर्स, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये -5 आ गया हमारा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 3 by 3 डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, हैंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। अच्छा, इसका रैंक फाइंड करें। इसका डिटर्मिनेंट तो बड़ा सिंपल है, 1 × 6 -2 × 3 तो 0 आ जाएगा। इसका रैंक 2 नहीं है। ठीक है, इसका रैंक 2 नहीं है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या है 0। एनी अदर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 × 1 इज नॉन जीरो, हैंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 1। अब देखें ना, इसका रैंक 2 नहीं है, तो इससे छोटे में अगर आप जाएं, इसको फर्दर स्प्लिट करें तो उसका रैंक आपका नॉन जीरो आ जाता है, यानी ये इसका रैंक 1 है। बेसिकली ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है लेकिन इसका रैंक क्या है 1। अच्छा जी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है जी, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ओरिएंटेशंस आर इक्वल। यानी अगर उनका रोज और कॉलम्स बराबर है और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं, फिर हम कहेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस देखते हैं। एडिशन कैसे करते हैं जी, तो टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर एडेड टू गेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इफ बोथ ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर, सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे फॉर ऑल ए आई जे। सब्ट्रैक्शन, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से आप ऐड कर दें, कोरस्पॉन्डिंग में से आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। और एसोसिएटिव क्लॉज इसमें होल्ड करते हैं कि ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी। ठीक है, यानी पहले ए और बी को कर लें फिर सी के साथ कर लें, या पहले बी और सी को कर लें फिर ए के साथ कर लें, तो आंसर सेम रहेंगे। सही है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर, स्केलर से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो उसके अंदर आप सारी एंट्रीज को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो अल्फ़ा ए इज इक्वल टू हर एंट्री को अंदर स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये थोड़ा सा ये इसमें अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर लेते हैं। तो इसमें कैसे करना है जी, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। यानी पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। जैसे इसमें देखें, इसमें कितने कॉलम है, 2, और इसमें कितनी रोज है, 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2x2। देखें एक ऑर्डर क्या बनता है आपका, 2x2 ऑर्डर है ना इसका, और बी का क्या ऑर्डर है इसमें, 2x3। तो आपने पहले इनको देखना है, इसके कॉलम इसके रोज बराबर होने चाहिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आंसर क्या आएगा, 2x3, ये इसका आंसर आ जाएगा। सही है, यानी ये यूटिलाइज होके आंसर इसका 2x3 आ जाएगा। और कैसे हमने ज़रब देनी है, हमने जनाब इसको रो वाइज A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21, फिर A11 नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22, फिर नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी A11 इंटू B13 प्लस A12 इंटू B23। ठीक है, अच्छा जी, फिर नेक्स्ट आ जाएगा नीचे वाली, अब एंट्री शुरू हो जाएंगे A21 इंटू B11, यानी यूँ एरो बना लें आप इसको, प्लस A22 इंटू B21। इसी तरह से A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22, A21 इंटू B13 प्लस A22 इंटू B23। तो the multiplication of two matrices is possible if the number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix. Such matrices are called conformal matrices. Thus, if A is of the order of m cross n, B is the order of n cross p, अब multiplication possible है और resultant का क्या order होगा, m cross p. The multiplication equal E cross P is of the order of m cross p. The elements of the matrix C are obtained as, उसको हम कैसे लिखेंगे, Cij is equal to summation k from 1 to n aik into bkj for all a1 for I is equal to 1 to up to n and j is equal to what to 1 to p. Thus, if A is of the order of 2 by 2 and B is of the order of 2 by 3, then C is equal to A cross B has the order of 2 by 3. देखें ये अभी हमने करके देखा, तो ये इसका जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। सही है, तो ये दो मैट्रिक्सेस की क्या आ गई, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, ये चीज़ें आपने पहले की हुई हैं तो इसलिए आई विल क्विकली गो थ्रू इट। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन क्या चीज़ होती है, कोई भी सिस्टम होता है उसको हम एक स्टेट स्पेस में शो करते हैं। देखिए कोई भी सिस्टम है उसको कैसे मैथमेटिकली हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, सिस्टम की इनपुट भी होगी और आउटपुट भी होगी, लेकिन इसके अलावा देखिए सिस्टम के लिए इनपुट और आउटपुट के अलावा कौन सी एक और चीज़ भी है जिसकी हमें ज़रूरत है, उसको कहते हैं स्टेट वेरिएबल। यानी इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स के अलावा हमें एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है जिसको कहते हैं स्टेट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इंडक्टर है, तो इंडक्टर के लिए आपको उसमें मालूम होना चाहिए कि इनिशियल करंट क्या है, किस हालत में आपको इंडक्टर मिला है, चार्ज मिला है, डिस्चार्ज मिला है। ठीक है, तो उसका जो स्टेट वेरिएबल होता है नॉर्मली इंडक्टर का वो करंट होता है। ठीक है, इसी तरह जो आपका कैपेसिटर है वो आपको किस हालत में मिला है, चार्ज मिला है, डिस्चार्ज मिला है, किस कंडीशन में आपको मिला है, तो उसको हम स्टेट वेरिएबल कहेंगे। तो कोई भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए यू नीड इनपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल एज वेल एज स्टेट वेरिएबल। ठीक है, फिर स्टेट वेरिएबल्स में भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने स्टेट वेरिएबल्स हैं, एक स्टेट वेरिएबल है, दो स्टेट वेरिएबल है, x1 x2 x3। तो इसमें एक स्टेट स्पेस की जो मशहूर आपने एलएसटी में पढ़ी होगी, x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। ठीक है, इन सारे मैट्रिक्स के नाम होते हैं और इनके फंक्शंस होते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स ए होता है, सिस्टम मैट्रिक्स होता है, जिसकी हम आइगन वैल्यूज़ निकालते होते हैं, जिसको क्लोज लूप होल्स भी कहते हैं। ठीक है, जो कि डिसाइड करती है कि आपका सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। सही है, अच्छा तो हम अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं एक। For the electrical systems, the currents to the various inductors and the voltage across various capacitors are selected to be the state variables. ठीक है, अच्छा, the state variables are minimum number of variables which are associated with all the initial conditions of the system. ठीक है, as their sequence is not important, the state model of the system is not unique. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेट स्पेस जो होती है ना मॉडल, वो आप डिफरेंट बना सकते हैं, वो यूनिक नहीं होता, हाँ, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन यूनिक होता है।
किसी भी सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो यूनिक होगा, लेकिन स्टेट मॉडल यूनिक होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम स्टेट वेरिएबल की फॉर्म चेंज कर सकते हैं, एक्स से उसको जेड में लेके जा सकते हैं, किसी और फॉर्म में लेके जा सकते हैं, लेकिन उसका ट्रांसफ़र फंक्शन यूनिक होता है। अच्छा जी, तो द इक्वेशंस मस्ट बी रीअरेंज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड स्टेट मॉडल। अच्छा जी, अब इन जनरल द फिजिकल वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद द एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल कंडीशंस, दीज आर सेलेक्टेड एज द स्टेट वेरिएबल्स। यानी ये जो आप देखेंगे इंडक्टर, कैपेसिटर, इसको ऑर्डर ऑफ द सिस्टम भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें ना कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम, तो उसमें दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है? हाँ, दो इंडक्टर अगर आप सीरीज में लगा लोगे ना तो वो एक ही इंडक्टर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर इंटरव्यू में कि अच्छा, दो इंडक्टर्स को अगर आप सीरीज में लगा दें ना तो वो एक ही बन जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसी तरह दो कैपेसिटर्स को अगर आप सीरीज या पैरेलल में करें वो एक ही होगा, वो ऑर्डर नहीं बनेगा सिस्टम का। ऑर्डर तब बनेगा जब उसको सॉल्व ना कर सकें आप, सिंप्लीफाई ना कर सकें, फिर वो ऑर्डर में शामिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है? और ऑर्डर से ही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तीन एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी आपकी। सही है? और अच्छा, अब जैसे एग्जांपल करते हैं ये आपके सामने, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द इक्वेशन फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ वन स्टेट वेरिएबल शुड नॉट इन्वॉल्व द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी अदर स्टेट वेरिएबल। अच्छा जी, ये आपका आर एल सी बेसिक सा एक सर्किट है, आर एल और सी। ठीक है? इसमें आप सबसे पहले क्या लगाओ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहेगा कि वी आई टी इज इक्वल टू आर आई प्लस एल इंटू डी आई बाई डी टी, और करंट वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर वी सी, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वी सी, और ये दैट विल बी इक्वल टू योर वी नॉट। ठीक है? और वी नॉट इज इक्वल टू वी सी। तो ये मैं थोड़ा सा कर देता हूँ बोर्ड पे आपको। अच्छा, ये स्टेट मॉडल मैं फिर आपको बताऊँ, ये डिफरेंट तरीके से भी बन सकता है। इसमें अगर हमने वोल्टेज और करंट को लिया है, इसमें आप नॉर्मल नाइस की बुक में देखिए उसने चार्ज के हिसाब से भी स्टेट मॉडल निकाला होगा। तो स्टेट मॉडल कैन बी डिफरेंट, लेकिन उसका ट्रांसफ़र फंक्शन यूनिक होगा, वो नहीं चेंज हो सकता। तो अभी इस एग्जांपल के अंदर जिस तरह अगर हम देखें कि x1 जो फर्स्ट स्टेट वेरिएबल उसने करंट ले लिया, जो इंडक्टर वाला करंट है, और सेकंड स्टेट वेरिएबल उसने लिया v नॉट, और u क्या है इसमें वी आई टी है, अप्लाइंग द के वी एल टू द लूप, वी आई इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस वी सी इज इक्वल टू वी नॉट। सही है? और डी आई बाई डी टी कर लें, एल से फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो 1 ओवर एल, ठीक है, वी आई माइनस आर ओवर एल इंटू आई माइनस 1 ओवर एल इंटू वी सी। ठीक है? अब डी आई बाई डी टी इसको आप कह लें एक्स डॉट, यानी आपका जो है इसको आप एक्स डॉट कह लें। अच्छा, एक्स वन डॉट इज इक्वल टू माइनस आर ओवर एल एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस यू, यानी इसमें एक्स वन क्या है आपका आई है, यानी एक्स वन इज आई, और एक्स टू इसमें क्या है वी सी, ये आपका एक्स टू बन जाएगा, एक्स वन एक्स टू। तो एक्स वन डॉट इज इक्वल टू माइनस आर ओवर एल एक्स वन माइनस वन ओवर एल एक्स टू प्लस वन ओवर एल यू, और वी नॉट क्या है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, जो कि क्या है 1 ओवर सी इंटीग्रेशन ऑफ आई। ठीक है? और अगर आप इसका लें डेरिवेटिव लेने एक्स टू डॉट, यानी एक्स टू डॉट जो है वो किसके बराबर है, एक्स टू डॉट इसमें किसके बराबर आ जाएगा, देखें एक्स टू डॉट इज इक्वल टू 1 ओवर सी आई। ये इसको मैं दोबारा कर देता हूँ आपको। ठीक है जी, तो ये देखें आप वन आपका जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू 1 ओवर सी आई की इंटीग्रेशन है। ठीक है? इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स टू इज इक्वल टू 1 ओवर सी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वन, तो इसका अगर हम डॉट ले लें तो ये एक्स टू डॉट इज इक्वल टू 1 ओवर सी एक्स वन। ये देखें एक्स टू डॉट इज इक्वल टू 1 ओवर सी एक्स वन। आगे चलते हैं जी, एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट माइनस आर ओवर एल माइनस 1 ओवर एल 1 ओवर सी जीरो, दैट इज योर ए मैट्रिक्स, प्लस 1 ओवर एल जीरो, ठीक है, दैट इज योर बी मैट्रिक्स। ठीक है? बी मैट्रिक्स ये आपका बन जाएगा। ये जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखें जो चीज़ नहीं, यहाँ पे x2 के साथ क्या है जीरो, u के साथ क्या है जीरो। ठीक है? अगर तो यहाँ पे होता कोई चीज़ होती, u होता, तो वो चीज़ आ जानी थी मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन वो जीरो है तो इसलिए हम उसको जीरो लिखना है। तो x डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी यू एंड y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। सी एक्स देखें कैसे लिखना है, जीरो वन, बिकॉज ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, जीरो एक्स वन तो है नहीं इसमें, y क्या है आपका वी नॉट, y इज इक्वल टू वी नॉट, सिंपल कैपेसिटर का वोल्टेज है, तो y इज इक्वल टू एक्स टू। ठीक है? तो ये जनाब आपका स्टेट मॉडल इसका बन गया। और ये याद रखिएगा कि ये स्टेट मॉडल
डिफरेंट भी हो सकता है। हम इसको अगर इसके जो स्टेट वेरिएबल्स हैं डिफरेंट कर दें, कैपेसिटर के वोल्टेज की जगह मैं कोई और ले चार्ज ले आऊँ, अगर Q इज इक्वल टू सी वी होता है ना, Q इज इक्वल टू सी वी, वी की जगह मैं कर दूँ Q ओवर सी, यानी Q की फॉर्म में स्टेट मॉडल लिख सकता हूँ। तो स्टेट मॉडल मेरा डिफरेंट भी बन सकता है, लेकिन सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है ना वो नहीं चेंज होता। स्टेट मॉडल चेंज हो सकता है, ये ज़हन में आपने रखना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट इज, अच्छा जी, अब ये देखें, कंस्ट्रक्ट द स्टेट मॉडल यूजिंग द फेज वेरिएबल इफ द सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे ये आपका सिस्टम है, एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, डी टू वाई ओवर डी टी क्यूब प्लस फोर डी टू वाई ओवर डी टी स्क्र प्लस सेवन डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू प्लस टू वाई इज इक्वल टू फाइव यू। इसको कैसे, इसका हम कैसे बनाएंगे, इसको कैसे करते होते हैं हम? तो इसमें हम एज्यूम करते हैं कि ये जो y है इसको हम कह लेते हैं y ऑफ t को कह लें x1, ऐसे ही होता है ना, और y ऑफ t को कह लें आप x1। तो x1 x2 फिर आप यहाँ डिफाइन करें जो क्या है x1 डॉट, x2 इज इक्वल टू x1 डॉट। अब इस फॉर्म में इस इक्वेशन को जरा लिखवाएं, क्या बनेगी? ये बन जाएगी आपकी x2 डॉट प्लस फोर फोर ये D3 है, सॉरी इसमें थोड़ी सी टाइपो मिस्टेक है, D3 है, ठीक है। तो इसमें हम आपको x3 भी एक डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू x2 डॉट, सही है, x3 इज इक्वल टू x2 डॉट। ये टाइपो मिस्टेक है, ये D3 है, D3 y ओवर dt क्यूब, सही है। तो x, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे D3 ओवर D2y इसको हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है? हमने इसको x3 कहा हुआ है, x 2x1, यहाँ से शुरू करें, 2x1 प्लस 7x2 प्लस 4x3 प्लस x3 डॉट, सही है, ये किया हुआ ना, ये आना चाहिए आपको, ठीक है, ये सिस्टम थ्योरी है, ओके, दैट इज इक्वल टू 5u। अच्छा जी, अब इसको जरा, बन गई आपकी स्टेट मॉडल बन गया, देखिए कैसे बना, ये देखें x1 डॉट इज इक्वल टू x2, x2 डॉट इज इक्वल टू x3 और x3 डॉट इज इक्वल टू, अब इसको उस तरफ ले जाएं, वो क्या हो जाएगा, माइनस 2x1 माइनस 7x2 माइनस 4x3 प्लस 5u। अब इसका बनाएं ए मैट्रिक्स, वो क्या बन जाएगा, 0 1 0 0 0 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 -7 -4, और बी मैट्रिक्स इसका क्या आ जाएगा, बी मैट्रिक्स इसका आ जाएगा 0 0 5, ये इसका बी मैट्रिक्स आ जाएगा, सही है। और y इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू x1, तो सी मैट्रिक्स इसका क्या आ जाएगा, 1 0 0, ठीक है, और डी मैट्रिक्स इसमें क्या है आपका 0, ये इसका स्टेट मॉडल बन गया। डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसमें आप y को कर लें एज्यूम x1, ठीक है, तो ये आपकी y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू वाला भी यहाँ से बन गया, x1 डॉट इज इक्वल टू x2, x2 डॉट इज इक्वल टू x3, ठीक है, और इस इक्वेशन में फिर x3 डॉट तक आपने लेके जाना है, ठीक है, x3 डॉट तक, तो इसको पुट करते हैं, x1 इज इक्वल टू y, x2 इज इक्वल टू x1 डॉट, x3 इज इक्वल टू x2 डॉट, ठीक है, और x1 डॉट इज इक्वल टू x2, इसको रीअरेंज करके इसका स्टेट मॉडल आप बना सकते हैं, ठीक है, s3 डॉट प्लस 4x3 प्लस 7x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू 5u, x3 डॉट को, तो x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu, 0 1 0, वो देखें बोर्ड पे मैंने किया हुआ, 0 0 1 -2 -7 -4, और b आपका क्या आ जाएगा 0 0 5, और y इज इक्वल टू x1 है, तो सी एक्स प्लस डी यू, सी इसमें क्या आ जाएगा 1 0 0, सी मैट्रिक्स इसमें क्या आ जाएगा 1 0 0, डी मैट्रिक्स इसमें क्या आ जाएगा 0, सही है। अच्छा जी, और ये इसकी फेज डायग्राम हो जाएगी कि x3 डॉट यहाँ पे रखें, उसकी इंटीग्रेशन करें x3, उसकी इंटीग्रेशन करें x2, x2 की इंटीग्रेशन करें x1, तो x3 डॉट इज इक्वल टू, ये देखें x3 डॉट इज इक्वल टू -2x1 -7x2 -4x3 प्लस 5u प्लस 5u, तो अब ये देखें x3 डॉट इज इक्वल टू -4x3 -7x2 -2x1 प्लस 5u, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसी तरह आपकी ये है थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है,
इसको हम कैसे लिखेंगे, अगेन इसमें y इज इक्वल टू x1, x1 डॉट इज इक्वल टू x2, x2 डॉट इज इक्वल टू x3 एज्यूम करें। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x3 डॉट प्लस 6x2 डॉट प्लस 6x2 प्लस 11 नहीं यहाँ से देखें 10x1 प्लस 11x2 प्लस 6x3 प्लस x3 डॉट, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें x1 डॉट इज इक्वल टू x2, x2 डॉट इज इक्वल टू x3 और x3 डॉट इज इक्वल टू दिस, ये 3u माइनस 10x1। अब यहाँ से आप x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu, a और b मैट्रिक्स निकालें और y इज इक्वल टू c इसमें वही होगा 1 0 0। तो a इज इक्वल टू 0 1 0 0 0 1 माइनस 10 माइनस 11 माइनस 6, b कितना आ जाएगा आपका 0 0 3 और c मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 और d इज़ 0। ये इसकी क्या बन जाएगी, स्टेट डायग्राम बन जाएगी। इसी तरीके से ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 4d3c बाई dt, इसको इस तरह लिख सकते हैं 4c के ऊपर 3 डॉट बना दें, 2 डॉट 1 डॉट c, और इसकी भी आप स्टेट मॉडल बना सकते हैं इसी तरह ही। ये देखें, ये इसका स्टेट मॉडल बन गया। ठीक है, थर्ड ऑर्डर सिस्टम है ये आपका। अच्छा जी, मीमो सिस्टम क्या होता है कि मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, जिसकी इनपुट्स एक से ज़्यादा हों और आउटपुट्स भी एक से ज़्यादा हों। इसमें ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं होगा। ट्रांसफ़र फंक्शन जो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट के लिए होता है ना, वाई ओवर एक्स, वाई ओवर यू, जो भी इनपुट है आउटपुट ओवर इनपुट, वो ट्रांसफर फंक्शन होता है, वो ट्रांसफ़र फंक्शन है। इसका ट्रांसफ़र मैट्रिक्स बनेगा, क्या बनेगा, ट्रांसफ़र मैट्रिक्स, ट्रांसफ़र मैट्रिक्स। अच्छा जी, इसमें देखें u इनपुट्स आ गई आप u1 u2 अप टू um x आ गया आपका x1 x2 xn, ये स्टेट वेरिएबल्स आ गए और ये आउटपुट्स आ गई। ठीक है, देखें ज़रा इसको, सिस्टम को देखें, मल्टी इनपुट्स हैं u1 u2 um, मल्टी आउटपुट्स हैं और मल्टी स्टेट वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn। सही है। अच्छा जी, अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस लिख लें, x1 डॉट इज इक्वल टू फंक्शन x2 डॉट, इस तरह से xn डॉट। ठीक है, वो इसके हो जाएंगे और अल्टीमेटली उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस बी यू, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। सही है, और a को हम सिस्टम मैट्रिक्स या एवोल्यूशन मैट्रिक्स कहते हैं, b को हम इनपुट मैट्रिक्स या कंट्रोल मैट्रिक्स कहते हैं, और c आपका आउटपुट मैट्रिक्स या ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स होता है, d आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स होता है जो कि इनपुट को डायरेक्ट आउटपुट पे भेजता है। तो ये जनाब उसके ऑर्डर भी लिखे हुए हैं, ऑर्डर क्या होंगे इनके। ठीक है, a का ऑर्डर क्या होगा आपका n बाई n। ठीक है, और b का ऑर्डर क्या होगा n ज़रब m। ठीक है, और उसके बाद y का ऑर्डर, ये जो आपका c है इसका ऑर्डर होगा p क्रॉस n और p क्रॉस m आपका d का ऑर्डर होगा। दिस इज़ द स्टेट मॉडल ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे। हमने थोड़ा सा सिस्टम्स की थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइज़ किया ताकि हमें सिस्टम को रिप्रेजेंट करना आए। हम इसमें थोड़ा सा और चीज़ें भी करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि अच्छा इसमें जो है, इसमें हम बात पे जाते हैं कि गिवन एनी x1 एंड x2 फॉर्म एन इंटरवल i विद x1 लेस देन x2, f of x1 लेस देन f of x2, देन f of x इज इंक्रीजिंग ऑन i। यानी इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, यानी फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है तो x2 x1 से ग्रेटर है तो f of x2 f of x1 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी फंक्शन की वैल्यू एट x2 इट शुड बी ग्रेटर देन फंक्शन की वैल्यू एट x1। ठीक है, तो गिवन एनी x1 एंड x2 फॉर्म एन इंटरवल x1 इज लेस देन x2, इफ f of x1 इज लेस देन f of x2 देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सही है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स जिस तरह ये लिखी हुई हैं। अच्छा, गिवन एनी x1 x2 फॉर्म एन इंटरवल i विद x1 लेस देन x2, इफ f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2 देन f of x इज डिक्रीजिंग। या इसको यूं समझ लें कि f of x2 इज लेस देन f of x1, तो फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, इसमें आप देखें जरा, फंक्शन अगर आपका इंक्रीज कर रहा हो तो उसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? यस, क्योंकि डेरिवेटिव होता है कि अगली वैल्यू माइनस पिछली वैल्यू डिवाइडेड बाय अगले वाला टाइम माइनस पिछले वाला टाइम, ये है ना। तो अगर अगली वैल्यू ज़्यादा है पिछली वैल्यू से तो इट मीन्स कि वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर डिक्रीज कर रहा है एक फंक्शन तो उसकी अगली वैल्यू पिछली से कम होगी तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा। सही है, तो अगर डेरिवेटिव इंटरवल में पॉजिटिव है इसका मतलब है कि उसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है, ऊपर जा रहा है, क्लाइम कर रहा है, फंक्शन ऊपर जा रहा है।
और अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, आने वाले पॉइंट पे पिछले पॉइंट से वैल्यू कम है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब है वो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है आपका। सही है। अच्छा जी, इफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वाज पॉजिटिव एट अ पॉइंट देन द फंक्शन वाज इंक्रीजिंग एट दैट पॉइंट। इफ द डेरिवेटिव ये अच्छा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव की बात हो रही है। एक और टेस्ट भी होता है, उसमें हम डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं, ठीक है, वो उल्टा होता है। वो अगर पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन, वो मिनिमा मैक्सिमा, वो अभी हम करते हैं, उसकी तरफ आते हैं। Thus, if the derivative was negative at a point, then the function was decreasing at that point. We also use the fact that if the derivative of the function was zero at a point, then the function is not changing at the point. अगर डेरिवेटिव देखें पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव है तो डिक्रीज कर रहा है, और अगर डेरिवेटिव जीरो है तो फंक्शन ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं उसको। सही है। अच्छा जी, इफ f dash of x is greater than zero for every x on some interval, then f of x is increasing on the interval. If f dash of x is less than 0 for every x on the some interval, the f of x is decreasing on the interval. यहाँ तक समझ आ गई। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीज कर रहा है। सही है। अच्छा, अगर डेरिवेटिव जीरो है तो क्या कर रहा है, फंक्शन आपका कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 5/2 एक्स की पावर 4 प्लस 40/3 एक्स क्यूब प्लस 5। ठीक है, इसका अब हम चेक करते हैं। डिटरमिन द इंटरवल्स वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कहाँ पे फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो है फंक्शन पहले लिख लेते हैं। फंक्शन कौन सा है हमारा, फंक्शन क्या है जी हमारा, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 5/2 एक्स की पावर 4 प्लस 40/3 एक्स क्यूब प्लस 5। इसका डेरिवेटिव लें ज़रा, एफ डैश ऑफ एक्स, ये क्या आ जाएगा, -5 एक्स की पावर 4 प्लस 5/2 इंटू 4 इंटू एक्स की पावर नीचे पावर में एक काम पावर के अंदर वाली का डेरिवेटिव, वो जो रूल होता था, प्लस 40/3 एक्स स्क्र। 5 का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव जीरो होता है। हाँ जी, तो ये आ जाएगा -5 एक्स की पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा 10 एक्स क्यूब, ये कितना आ जाएगा 40 एक्स स्क्र। ये आ गया आपका एफ डैश एक्स। ठीक है, अब आप क्या करो, इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हो। -5 एक्स स्क्र को अगर मैं कॉमन निकालूँ, ये एक्स स्क्र आ जाएगा, -2 एक्स -8, यही है, यही आ रहा है, एक्स स्क्र -2 एक्स -8। अच्छा जी, तो इसके अगर मैं फैक्टर्स बना लूँ तो फैक्टर इसके क्या बनेंगे, आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए -4 और 2, और उनको ऐड करें तो ये आना चाहिए। बेसिक मैथ है। ठीक है, -4 और x प्लस 2, ये फैक्टर्स बनेंगे इसकी। सही है, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, इनको ऐड अप करें तो ये सेंटर वाली आ जाएगी रहा। ठीक है, ये इस फंक्शन को यानी हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको जीरो के बराबर रख दें तो इससे क्या आएंगे, आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएंगे, x0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -2। यानी ये वो पॉइंट्स हैं जिस पे आपका फंक्शन ज़ीरो हो रहा है। अब हमने इंटरवल बनाने हैं। अब एक इंटरवल तो बन जाएगा -∞ से -2 का। ठीक है, एक इंटरवल बन जाएगा -2 से लेके -2, ये इसमें इंक्लूड हो गया ना, फिर इसको यहाँ एक्सक्लूड कर देते हैं। -2 से लेके 0 का, फिर समझ आ रही है आपको, 0 से लेके 4 का, और फिर 4 से लेके +∞ का, ये बन जाएगा आपको। यानी एक सेट में अगर आपने इंक्लूड किया तो दूसरे से एक्सक्लूड करना है उसको। सही है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि अब आप इसमें ये पुट करें ज़रा, इसमें -2 -3 पुट करके देखें इसके अंदर, एफ डैश ऑफ -3 निकालें ज़रा, एफ -3 पुट करें। ये ज़रा आप थोड़ी एक्टिविटी करें, इसमें -3 पुट करें। ठीक है, फिर ये आपके पास आ जाएगा, -2 पे तो वो ज़ीरो है ना, -2 जो है, ये देखें ये -2 है, ज़ीरो है, और उसके बाद कौन सा पॉइंट आता है 4, ये।
अब ये वाली जगह चेक करें, यहाँ पे क्या सिचुएशन है ये चेक करें। इस पे आप -1 रख लें, इस पे -3 रख लें, इस पे आप ये रख लें 1 रख लें, और इस पे आप 5 रख लें। सही है। तो ये ज़रा निकालें, इनकी फंक्शन की वैल्यूज़ निकालें इनके ऊपर, इन इंटरवल्स के ऊपर, देखें क्या आती है। और कैसे मालूम करेंगे, एफ डैश में पुट करें, एफ डैश में पुट करें। एफ डैश क्या है, ये एफ डैश है आपका, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, अगर नेगेटिव आएगा तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा। जीरो नहीं आ सकता, जीरो जिन पे आना वो वही है। अब आप देखें कि इंटरवल निकालें, किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस में डिक्रीज कर रहा है, ये निकालें, जरा कैलकुलेट करें। जी, तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर हम ज़ीरो रखें तो x0, x4 और x-2 जो है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आपके निकल आते हैं, -2, 0 और 4, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका इंटरवल अगर हम बनाएं तो यहाँ पे जनाब आप देखें कि -2 से पीछे आपका जो डेरिवेटिव निकलता है ना इसका, वो नेगेटिव निकल रहा है। सही है। और यहाँ पे इसका मतलब है डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यही है ना आपका, ये इंक्रीजिंग है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इधर भी इंक्रीजिंग है, और यहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव है, यहाँ पे फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीज कहाँ से कहाँ पे हो रहा है, -2 से 0 पे, और 0 से 4 में ये क्या हो रहा है, इंक्रीज, और -∞ से -2 तक डिक्रीज, और 4 से इन्फिनिटी पे भी ये डिक्रीज कर रहा है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जनाब, इसका स्केच करें ग्राफ, तो आप कंप्यूटर से भी करा सकते हैं, मैटलब में भी कर सकते हैं, या खुद मैनुअली भी कर सकते हैं। टेबल बनाने, एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाएँ और उसको फिर बाद में ड्रॉ कर लें, तो ये आपका फंक्शन ये बन रहा है। तो ये देखें, यहाँ पे डिक्रीजिंग है, और उसके बाद यहाँ पे इंक्रीजिंग है, और यहाँ से इंक्रीजिंग है 4 तक, और ये फिर आगे डिक्रीजिंग है। सही है, देख, ओके, ठीक है। कैसे आपने मैथमेटिक्स कली आपने अभी इसकी शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन आपको पता चल गया था कि हो क्या रहा है। तो ये चीज़ है जो बेसिकली हम चाह रहे हैं, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, अगेन इंक्रीजिंग, एंड देन डिक्रीजिंग। अच्छा जी, अब इसमें एक चीज़ और आती है कि जैसे ये, इसको हम कहते हैं मैक्सिमा, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसको मैक्सिमा कहते हैं, और एक होता है मिनिमा। अच्छा, एक होता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। लोकल का मतलब ये होगा कि एक इंटरवल के अंदर एक लोकल लोकल वो है, मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है। ग्लोबल का मतलब ये होता है कि पूरा सेट, जो सेट आप कंसिडर कर रहे हैं उसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की, उस पॉइंट पे जाकर होती है, वो है ग्लोबल मैक्सिमा, और इसी तरह ग्लोबल मिनिमा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं, हाँ ये देखें कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि जी, इफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 टू द लेफ्ट ऑफ एक्स ऑफ सी, एंड इफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 टू द राइट ऑफ सी, देन एक्स इज अ रिलेटिव मैक्सिमा। मैक्सिमा को जरा एनालाइज करें, ये है, ये देखिए यूं, यानी इस पॉइंट पे पीछे क्या होगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और आगे नेगेटिव होगा, तो ये मैक्सिमा है। और मिनिमा यूं होगा, यानी इस पॉइंट से पीछे क्या होगा, डेरिवेटिव आपका नेगेटिव होगा और इससे आगे डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका मिनिमा है। ओके, तो देखें, इफ डेरिवेटिव इज पॉजिटिव लेफ्ट पे और राइट पे नेगेटिव है तो ये मैक्सिमा है। सही है। और अगर डेरिवेटिव आपका नेगेटिव है और फिर बाद में पॉजिटिव होता है तो वो मिनिमा है, रिलेटिव मिनिमा है, ठीक है। और अगर इफ डैश ऑफ एक्स इज द सेम साइन ऑन बोथ साइड्स, और अगर सेम साइन है बोथ साइड्स पे, तो वो क्या है, वो आपका नाइदर अ रिलेटिव मैक्सिमा नॉर अ रिलेटिव मिनिमा। जैसे ये देखें ना, यहाँ पे इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, तो ये ना कोई मैक्सिमा है ना ये मिनिमा है, इसको आप कह लेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का नाम दे देंगे, जो भी कहते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं एक एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा इंटरवल ए बी के अंदर। वेरीफाई दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल ए बी फॉर ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन एफ ऑफ एक्स आर इन द इंटरवल ए बी। दिस मेक सेंस। अच्छा, this makes sense if you think about it, since we are only interested in what the function is doing in the interval, we don't care about the critical points. अच्छा, evaluate the function at the critical points and endpoints, identify the absolute extrema। ठीक है, एब्सोल्यूट क्या होगा कि जो पूरे इंटरवल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। अच्छा, एक एग्जांपल करते हैं, वन द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एंड इंटरवल जी ऑफ टी 2t की पावर q प्लस 3t स्क्र माइनस 12t प्लस 4 ऑन माइनस 4 2, यानी इस इंटरवल के अंदर। तो आप क्या करें, इसका पहले लें फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, उससे हम चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है इसका। g डैश टी इज इक्वल टू 6t स्क्र प्लस 6t
-12, 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। तो उसके आगे फैक्टर बना लें, आगे 6 कॉमन निकाल लें, वो बच जाएगा t² प्लस t-2। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे +2 और -1, 6 इंटू टी प्लस टू और t-1, क्योंकि उनको दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो लास्ट टर्म आ जाए, और दोनों को सम करेंगे तो सेंटर वाले टर्म आ जाए। ये फैक्टर बनाने आपको आने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। सही है, फैक्टराइजेशन बेसिक। तो 6 इंटू टी प्लस टू t-1, इसको 0 रख दें अगर, तो t इज इक्वल टू -2, ठीक है, -2, और t इज इक्वल टू 1। ये वाले आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे, यानी इन पे आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या है, 0। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें हम इसकी इवेल्युएट कर लें। ये इस पे रखें ज़रा, ये -2 रखें, -2, -2 आ रहा है ना, एक t-2 और 1 आ रहा है, तो g ऑफ -2 ज़रा कैलकुलेट करें, क्या आता है, 2 इंटू -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 पर स्केयर -12 इंटू +4, ये आ रहा है 24। ठीक है, नाउ इवेल्युएट द फंक्शन एट द क्रिटिकल पॉइंट। सो g ऑफ 1, ये देखिए g ऑफ 1 ये क्या आ रहा है, -3, और g ऑफ -4 ये इंटरवल पे भी निकाल लें, -4 इस पे आ रहा है -28, और g ऑफ 2 इस पे क्या आ रहा है आपका 8। ठीक है, अच्छा, वो जो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट थे उस पे डेरिवेटिव 0 होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है उसके, अगर मैक्सिमा है तो उसके पीछे नेगेटिव होगा, सॉरी पीछे पॉजिटिव होगा, आगे नेगेटिव होगा, और अगर मिनिमा है तो पीछे नेगेटिव आगे पॉजिटिव, लेकिन उसके ऊपर 0 है। ठीक है, यानी जो मैक्सिमाज या मिनिमाज हैं उन पे क्या होता है, 0 होता है। तो ये पॉइंट्स हमने निकाले जिस पे ये 0 है, यानी -2 और 1, उस पर हमने देखा है एक पे -3 आ रहा है, एक पे 24 आ रहा है, और लेकिन हमने ये भी देखा कि -4 के ऊपर -28 आ रहा है, और 2 के ऊपर कितना आ रहा है, 8। अब इसमें देखें कि मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है, मैक्सिमा ये है 24, ये क्या है, मैक्सिमा है, और ये -2 पर आ रहा है, ये -2 पॉइंट पे मैक्सिमा है इसका, ये मैक्सिमा है, मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमा है, यानी ये इस सेट में सबसे बड़ी वैल्यू, और इसका -3 आ रहा है मिनिमा, लेकिन ये लोकल टाइप का मिनिमा है, ये एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमा इसका इस पर आ रहा है -28, ये है आपका पॉइंट जिस पे ये फंक्शन का सबसे नेगेटिव फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो absolute extrema are the largest and smallest the function will ever be, and these 4 points represent the only places in the interval where the absolute extrema can occur. So from this list we see that the absolute maxima is 24 and it occurs at t is equal to -2 critical point, and absolute minima is -28 but it occurs at end point. Okay, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं जी, डिटरमिन द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एंड इंटरवल g ऑफ t इज इक्वल टू 2t³ प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -12t प्लस 4, अच्छा, ऑन 0 to 2। अब 0 और 2 उसी तरह ही आप इसको निकाल लें, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव लें, उसको 0 करें, और उस पर निकालनी वैल्यू, और फिर इन इंटरवल्स पे भी निकालनी है, इंटरवल्स पे भी निकालनी है। ओके, ये 0 और 2 यानी एंड पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, ये ऊपर लिख भी रहा है कि ये मिस्टेक ये होती है कि फॉरगेट टू चेक दी एंड पॉइंट्स लास्ट में चेक करने होते हैं भाई। ठीक है, तो अब इसको देखें, 1 ये देखें, इसका ज़रा करें, हाँ डेरिवेटिव कैलकुलेट, ये वही फंक्शन है, हाँ वही है, वही फंक्शन है 0 to 2 में, तो इसका 1 पे है था ना, एक 1 पे, ये देखें 1 पे था, t इज इक्वल टू 1 पे था, तो अब 1 पे निकालोगे, 0 पे भी निकालोगे, 2 पे भी निकालोगे। सही है, तो अब इनकी वैल्यूज़ देखो क्या आती हैं, 0 1 2 0 1 पे आती है -3, 0 पे आती है 4, और 2 पे कितनी आ रही है 8। तो ये इस इंटरवल में ये मैक्सिमा है इसका, और ये -3 क्या है, इसका मिनिमा है। सही है, तो नाउ इवैल्यूएट द फंक्शन एट द सिंगल क्रिटिकल पॉइंट इन द इंटरवल एंड द टू एंड पॉइंट्स। From this list of value we see that the absolute maximum is 8 and will occur at t is equal to 2, and the absolute minimum is -3 which occurs at t is equal to 1। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा आगे चलते हैं। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अच्छा, वी नीड टू एग्जांपल करके देखते हैं। वी नीड टू इनक्लोज अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद अ फेंस। वी नीड टू इनक्लोज अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद अ फेंस। फेंस लगानी है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उस पर एक फेंस लगानी है। ठीक है, वी हैव 500 फीट ऑफ फेंसिंग ऑफ मटेरियल। 500 फुट की हमारे पास फेंसिंग का मटेरियल है, और बिल्डिंग इज ऑन वन साइड ऑफ द फील्ड
एक फील्ड की एक तरफ क्या है बिल्डिंग, एंड सो वी डोंट नीड एनी फेंसिंग, उधर हमें फेंसिंग नहीं चाहिए। तो इसको मैं ज़रा आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, यानी एक तरफ बिल्डिंग है और ये फेंसिंग है बेसिकली, यानी इसको आप कह लेंगे ये आपकी फेंसिंग है। और टोटल जो फीट हैं वो हमारे कितने हैं, 500 फीट है। डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड दैट विल इंक्लोज द लार्जेस्ट एरिया। अगर मैं इसको x कह लूँ और इसको y कह लूँ, ठीक है, x और y, तो डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड दैट विल इंक्लोज द लार्जेस्ट एरिया, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा। तो एरिया क्या होता है, x इंटू वाई, ये इसका एरिया होगा। और टोटल हमारे पास कितनी फीट का बिल्डिंग मटेरियल है, 500, सही है। पेरीमीटर ये वाला, ये यहाँ पे नहीं करनी, यहाँ पे तो बिल्डिंग है ना, यहाँ फेंसिंग नहीं करनी, ये फेंसिंग करनी। मटेरियल कितना है हमारे पास, 500 है। तो आप क्या करो, यहाँ से 5 इज इक्वल, ये कॉन्स्ट्रेंट है आपका, ठीक है, आप समझ लो, y इज इक्वल टू 500 माइनस एक्स, ये इसमें पुट कर दो, x इंटू 500 माइनस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 500x, ये आ जाएगा ना, सही है, यही आ जाएगा। ये देखें ना, x प्लस वाई, ओ सॉरी, x प्लस, सही कह रहे हैं, ये x प्लस 2y, x प्लस 2y, ठीक है। अच्छा जी, तो ये x प्लस 2y है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 500, या फिर आप ये कर लें, इसको x इज इक्वल टू 500 माइनस 2y कर लें, ये ज़रा ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये फिर कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 500 माइनस 2y, तो इसमें पुट करें ज़रा आप, a इज इक्वल टू 500 माइनस 2y, और ये क्या आ जाएगा आपका x, साथ में आ जाएगा y, तो ये आ जाएगा माइनस 2y स्क्वायर प्लस 500y। अब इसको डेरिवेटिव लें, देखें, अब देखें प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर रहे हैं मैथमेटिक्स जो अब हमने सीखा था, तो ज़ीरो करें, ए डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो करें ज़रा, इसका डेरिवेटिव में कितना आ जाएगा, माइनस 4y प्लस 500 इक्वल टू ज़ीरो, तो y कितना आ जाएगा, 500 ओवर 4, कितना आ जाएगा ये, 150 आता है, नहीं 150 नहीं आएगा, 150 125 आ रहा है, हाँ जी 125, y आ रहा है आपका 125, तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू 500 माइनस 2 इंटू 125, इस इक्वेशन पुट कर देना, ये वाली में, किधर की वो, ये यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 500, इसमें पुट कर दें, कितना आ रहा है जी, 250, यानी ये आपका 250 होगा, ये 125 होगा, ये 125 होगा, टोटल हो गया पूरा 500 हो गया। ये है जी डायमेंशन, ये है ऑप्टिमाइजेशन का एक, जस्ट ये अभी स्टार्टर है, ये जस्ट बेसिक एग्जांपल्स हैं। अभी हम जाते हैं कि हमने देखे हैं कि डेरिवेटिव को ज़ीरो करके हमने उसकी जो डायमेंशन निकाली हैं, जैसे हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल कितना है, 500 फीट का, उसमें अगर हम ये डायमेंशंस रखेंगे तो हमारा एरिया जो है वो लार्जेस्ट आएगा, मैक्सिमम एरिया आएगा, सही है। तो ये देखें, सही है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 500, ओके, तो x 5 माइनस 2y, तो ए वाई आपने निकाला, उसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है, डेरिवेटिव लेने के बाद उसका आपने हमने y और x निकाल लिया, इसका y 125 आ गया और x कितना आ गया आपका, x आपका आ गया 250, सही है। The dimensions of the field that will give the largest area subject to the fact that we used exactly 500 feet of fencing material are 250 cross 125, सही है। तो अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी, इसमें एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, वो मैं उसकी तरफ आपको लेके जाता हूँ। लेट अस सपोज दैट x इज इक्वल टू c इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन वी आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज f ऑफ x, वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इज दैट f डैश ऑफ x इज इन ग्रेटर देन 0
immediately to the left and function is increasing immediately left and f dash is negative immediately to the right. यानी यूं फंक्शन है, अगर यूं, यानी इसको मैं बना भी देता हूँ ताकि आपके लिए इसको विजुलाइज करना आसान हो। ये मैक्सिमा है, यानी इस पे एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ज़ीरो, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, नेगेटिव, और इधर एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर मिनिमा है, ठीक है, तो इधर देखें एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ज़ीरो, इधर एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, नेगेटिव, और इधर एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। सही है। अब ये पॉइंट अगर हमने देखना है, ये पॉइंट हमारा या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। अगर हमने चेक करना है तो हम इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो ये मिनिमा होता है, और अगर डबल डेरिवेटिव इसका नेगेटिव आ जाए तो ये मैक्सिमा होता है। क्या होता है, मैक्सिमा होता है। अच्छा जी, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया हमारा। यहाँ पे नेक्स्ट हम सिमिलरली इफ वी नो दैट टू द लेफ्ट ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग एंड टू द राइट फंक्शन इज एब्सोल्यूट मिनिमा विल अकर। अच्छा जी, अब ये देखें, अब ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि इस फंक्शन में अगर आप देखें कि एक ये इंटरवल बनता है और एक ये इंटरवल बनता है, ठीक है, और in this case the relative maximum of the function clearly occurs at x is equal to c. Also the function is always decreasing to the right, it is always increasing to the left. However, because of the discontinuity at x is equal to d, we can clearly see that f of d is greater than f of c, and so the absolute maximum of the function does not occur at x is equal to c. ये मैक्सिमा है, c वाला मैक्सिमा है, लेकिन ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं है। यानी अगर आप पूरे इंटरवल को अगर आप पूरा देखें तो इसमें d पर आ रहा है। सही है। तो अच्छा, hence had the discontinuous xd not been there, this would not have happened and the absolute maxima would have occurred at x is equal to c. अच्छा जी, आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसकी समरी देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है कि इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स लेस देन सी, एफ डैश लेस देन जीरो, तो फंक्शन की जो है एफ ऑफ सी विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये देखें मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और ये आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा, और अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा बन जाएगा। सही है। तो ये आपके फर्स्ट और सेकंड जो डेरिवेटिव्स हैं उसकी मदद से देखें, फंक्शन है और डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, उनकी मदद से हम ये अब डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी हमें पता सकता है, हमें मैक्सिमा मिनी का भी पता चल सकता है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो होगा और उस पर डबल डेरिवेटिव अगर तो पॉजिटिव आ गया तो वो मिनिमा है, अगर तो नेगेटिव आ गया तो वो मैक्सिमा है। अच्छा जी, एग्जाम्पल और करते हैं जी। वी वांट टू कंस्ट्रक्ट a box whose base length is 3 times the base width. The material used to build the top and bottom cost $10 per foot square and the material used to build the sides cost $6 per foot square. If the box must have a volume of 50 feet cube, determine the dimensions that will minimize the cost to build the box. अच्छा, अब ये देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। चलेंगे, मैं अब आपको देता हूँ, पहले आप करें इसको ट्राई करें, आपसे हो जाती है तो फिर इसको मैं यहाँ पे आपको बता दूँगा। Times the base width, the material used to build top and bottom cost $10 per feet square and the material used to build the sides cost $6 per feet square. If the box must have a volume of 50 feet cube, determine the dimensions that will minimize the cost to build the box. तो ये देखें, ये बॉक्स की डायमेंशंस आ गई, विड्थ, हाइट और ये लेंथ, दैट इज 3w। कॉस्ट फंक्शन कैसे बनेगा जी, 10 टाइम्स 2lw। सही है, ये अभी हमने देखा 10 टाइम्स 2lw, lw दो है ना, नीचे और बॉटम और टॉप, प्लस 6 इंटू साइड्स 2wh, यानी w इंटू एच ये और w इंटू एच ये वाली, और ये वाली क्या आ जाएगी, लेंथ इंटू एच, l इंटू एच, और पीछे वाली ये वाली जो l इंटू एच, 2 टाइम्स, तो 60w स्क्वायर प्लस 48w, और कॉन्स्टेंट ये मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन, ये आपका कॉस्ट फंक्शन बन गया मिनिमाइज, और कॉन्स्टेंट अब क्या आ गई, इसका वॉल्यूम 50 होना चाहिए फिट क्यूब तक, तो 50 इज इक्वल टू l इंटू डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है, लेंथ विड्थ हाइट का ज़रूर कर दें 3w स्क्वायर h। सही है।
h इज इक्वल टू 50/3w², कॉस्ट फंक्शन में पुट कर दो ये, तो 60w² प्लस 800/w ये आता है आपके पास। और इसका आप डेरिवेटिव लें, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे 120w माइनस 800w⁻²। फिर इसका जो है डबल डेरिवेटिव अगर हम लें यहाँ पे, ठीक है, हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बोर्ड पे किया है इसको, लेकिन आंसर सेम है हमारा, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव कितना आ गया, 120 प्लस 1600w⁻³, ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव आपका आ गया। अच्छा जी, अब इसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, वी नीड द क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर द कॉस्ट फंक्शन, फर्स्ट नोटिस w इज इक्वल टू 0। अब इसका अगर क्रिटिकल फंक्शन निकालना है तो इसको इक्वल टू 0 रख दें, ठीक है, इसको इक्वल टू 0 रख दें, वहाँ से ये आ जाएगा आपका w³ इज इक्वल टू 800 ओवर, वो देखें 800 ओवर 120, वो देखें जो हमने निकाला था 800 ओवर 120 का जो है ये जज़र का 3, ठीक है, तो वहाँ से इसका ये आपने यहाँ से इसको 0 पुट करके आपने यहाँ पे w निकाल लेना, तो 12 जो है w³ माइनस 8 इक्वल टू 0, तो ये आपका 1.88 आ गया, सही है, ये पॉइंट आ गया जिसपे यहाँ ये आपका जो है वो क्या है 1.88 w आप इधर पुट करें 1.88, तो जब इधर पुट करेंगे तो यहाँ से आपका निकल आएगा ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से ना। तो द फर्स्ट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस 1.w एंटर w इज इक्वल टू, सेकेंडली देयर इज नो थ्योरेटिकल अपर लिमिट टू गिव द विड्थ 50 फीट क्यूब। अच्छा आगे चलते हैं जी, W हमने निकाला 1.8821, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमने लेंथ इसकी निकाली 3 टाइम्स ऑफ W जो कि 5.6463 आ गई, और हाइट हमने निकाल ली 50/3w², 50/3 टाइम्स 1.8821 का होल स्क्वायर दैट इज़ 4.7050। तो कॉस्ट फंक्शन आपका, उस पर कॉस्ट फंक्शन पर आप कैलकुलेट कर लें, उसमें वैल्यू पुट करें तो टोटल कॉस्ट आपकी निकलेगी $637, ठीक है जी। तो ये हमने देखा कि हमारा जो हमने पहले क्या किया था, पहले हमने इसकी जनाब इसको पहले मैथमेटिकली हमने लिखा, अपने फंक्शन को कॉस्ट फंक्शन लिखा मैथमेटिकली, और फिर कॉन्स्टेंट लिखी, फिर उस कॉन्स्टेंट से हमने कॉस्ट फंक्शन बनाया, कॉस्ट फंक्शन को फिर हमने इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 करें और वहाँ से आप अपने जो w की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, और उसके ऊपर जो है हमने देखा वो 1.8821 आई, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने इसकी लेंथ और हाइट निकाल ली। इनको आप ज़रब दे के देखें तो ये आपका 49.9 समथिंग यानी 50 आता है, और इसकी जो कॉस्ट आएगी वो इस पर मिनिमम कॉस्ट होगी, यानी आपकी जो इसके ऊपर मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे आएगी। मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या होगा कि उसका जो डबल डेरिवेटिव जो यहाँ पे मेंशन है वो पॉजिटिव आएगा, वो आप कैलकुलेट करके देख लें उसके ऊपर डबल डेरिवेटिव 1 पॉइंट, इसमें ज़रा पुट करें हैं ज़रा डबल डेरिवेटिव अगर इसके अंदर पुट करें 120 प्लस 1600 ज़रब 1.88 e पावर -3, हाँ जी 360 के अराउंड ये आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। तो पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है उसका क्या मतलब होता है कि वो मिनिमम पॉइंट है, क्या है मिनिमम पॉइंट है, यानी वो मिनिमम पॉइंट है आपका। तो ये था जनाब एक ऑप्टिमाइजेशन का एक ब्रीफ स्टार्टिंग लेक्चर, तो इसको आगे फर्दर हम डेप्थ में जाएंगे आने वाले लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।